देखा है कभी गिरगिट को? कैसे नजरें गड़ाए शिकार पर रंग बदलता है पल पल। यहाँ तो इंसानों की बस्ती है, महज मुट्ठी भर सिक्कों के लिए अपनों से कैसा छल। चीड़ का वो पुराना दरख्त आसमान को छूता हुआ पर अध जला, सूखी टहनियों का कंकाल भर और खोखला। इस कहानी को जानता है इस गांव के हर आदमी को और भोला को भी। इस कहानी का सूत्रधार तो भोला ही है, और भोला को कौन नहीं जानता। बागेश्वर के पास पहाड़ों की तलहटी में बसा छोटा सा गांव है सिटौली। कुछ गिने चुने घर ही हैं बस, कहो मुट्ठी भर। एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े हो जाते हैं सब जरूरत पड़ने पर। शहरों के कोलाहल और भीड़ भाड़ से कोसों दूर है ये गांव, प्रकृति की गोद में सिमटा, जंगलों से घिरा हुआ। भोला भी यहीं रहता है। उसे तो पता भी नहीं न जाने कब से। उससे पहले उसके ईजा बाबू भी यहीं रहते थे। चीड़ का ये पेड़ अध जला और खोखला ही देखा है यहाँ रहने वाले लोगों ने। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो हरा भरा हुआ करता था, पर एक बार तूफान और बारिश में बिजली गिर पड़ी थी इस पेड़ पर। तभी से ये पेड़ जल गया, पर गिरा नहीं, खड़ा रहा ठूंठ सा यहीं। इसी पेड़ से सटा भोला का अध कच्चा सा घर है, कुछ ईंटों से लिपा पुता बस। गांव वालों का मानना है कि भोला की पीढ़ियों पर उसके बाप दादाओं पर जंगल का आशीर्वाद है। तभी तो ऐसे भयानक तूफान में बिजली गिर जाने पर भी वो चीड़ का पेड़ टूटकर भोला के घर पर नहीं गिरा, खड़ा खड़ा वहीं जलकर ठूठ हो गया। नहीं तो ऐसा कच्चा टूटा फूटा घर प्रकृति का कोप कैसे झेल पाता भला। भोला के बाबा गांव के वैद्य हकीम हुआ करते थे। उन्हें जंगल की जड़ी बूटियों का बड़ा अच्छा ज्ञान था। उन्हें तो हर घास फूस में भी बूटी ढूंढ लेने की समझ थी। ईश्वरीय विद्या थी उनके पास ये। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों को तो ये भी कहते सुना है कि जंगल के भीतर जाकर जड़ी बूटी ढूंढने का हुनर भोला के बाबा को जंगल नहीं दिया है। गांव का कोई और आदमी तो इतने अंदर जाने की हिम्मत भी ना करे। जंगली जानवर घूमते हैं, बाघ, भालू, लकड़बग्घे। शाम होते ही जैसे अंधेरा गहराता है, जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। घरों के खिड़की दरवाजे बंद करके लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। बस टिमटिमाते लालटेन ही झांकते दिखते हैं अधकुली खिड़कियों से। पर भोला के बाबा तो जब चाहे जंगल में चले जाते थे। और ये भोला भी तो जंगल में ही पैदा हुआ था। भोला के बाबा बूटी लेने जंगल ही गए थे एक रोज। कहकर गए थे सांझ गहराने से पहले ही लौट आऊंगा, पर आए नहीं। तो भोला की ईजा ढूंढते ढूंढते जंगल में आ पहुंची अकेले। अब गांव का कोई और आदमी तो जाने से डरता था इतने अंदर, तो वो अकेले ही चली आई। 9 माह की गर्भवती थी वो। भोला ईजा के पेट में था अपनी। भोला के आने का समय था। जंगल ने पनाह दी और वन देवी की कृपा से भोला का जन्म वहीं हो गया। और बस भोला में भी अपने बाबू के सारे गुण चले आए। बचपन से देखा था उसने उन्हें जंगल घूमते घूमते। तो यूं ही भोला भी सीखता गया सब धीरे धीरे। वैद्य जी के सारे गुण थे उसमें भी, इसीलिए उनके जाने के बाद गांव वालों ने भोला को भी वही प्यार और वही सम्मान दिया। अपने नाम के अनुरूप ही स्वभाव से बहुत सरल और भोला था वो। गांव वाले अपनी छोटी बड़ी तकलीफों के लिए उसी के पास आया करते थे इलाज के लिए। बड़ी कारगर थी उसकी विद्या। जड़ी बूटी के साथ कुछ मंत्रों के जाप और बीमार अपने पैरों पर उठ खड़ा होता था। बदले में कोई रुपए पैसे देता भी था तो वो लौटा देता था। बस कोई मुट्ठी भर सेर सवा सेर चावल, अनाज या सब्जी तरकारी दे जाए तो रख लेता था। उसकी पत्नी रामदेई और 6 साल का बेटा सोनू, यही उसका छोटा सा परिवार था। अपना गुजर बसर हो जाया करता था उसका। रामदेई तो अक्सर कह ही देती थी, अरे अकेले नहीं हो तुम,
परिवार भी तो पीछे है, छोटा बालक भी है, रुपए पैसे की जरूरत होती है घर चलाने को। क्यों चिंता करती हो तुम? ईश्वर की कृपा है हम पर, सब देख रहा है वो ऊपर वाला, कहकर हंस दिया करता था भोला। सिटौली के पास बागेश्वर है, वहीं लोग चले जाया करते हैं कुछ छोटी बड़ी खरीदारी करने के लिए, और गांव के बच्चे स्कूल भी वहीं जाते हैं। सोनू भी स्कूल पढ़ने वहीं जाता है। भोला रोज अपनी साइकिल पर बैठाकर छोड़ आता है और ले भी आता है। आज भोला सोनू को लेने गया तो देखा सोनू अपने एक हम उम्र बच्चे के साथ खेल रहा है। बाबा, ये बंटी है, मेरा नया दोस्त। इसने बताया कि इसके पापा बड़े डॉक्टर साहब हैं यहाँ के अस्पताल में। तो मैंने इसको बताया कि मेरे बाबा भी तो वैद्य हैं हमारे गांव में। ओह अच्छा, तो सरकारी अस्पताल में आए नए डॉक्टर साहब का बेटा है ये? भोला पूछ ही रहा था कि वहाँ तबादला होकर आए वो डॉक्टर साहब भी अपने बेटे को लेने आते दिखे। प्रणाम डॉक्टर साहब, मेरा नाम भोला है, यहाँ पास ही सिटौली गांव में वैद्य हूँ मैं। थोड़ा बहुत जानता हूँ जड़ी विद्या बस। अच्छा हुआ आप अस्पताल में आ गए, लोगों को इलाज की सुविधा थी ही नहीं आसपास। मैं तो थोड़ी बहुत जड़ी बूटी दे देता हूँ जो मेरे बस में होता है, पर टीके टाँके या ऑपरेशन तो मैं नहीं कर सकता। भोला ने हाथ जोड़कर विनम्रता से अपना परिचय दिया। हाँ हाँ ठीक है, पर तुम्हारे पास कोई डिग्री तो है नहीं। तुम जो करते हो गांव खेड़ों में ओझा यही सब तो करते हैं, पर इन मंत्रों के जाप या कोई ये जंगली घास फूस खिला देने भर से बीमारियां सही नहीं होती हैं, बल्कि और बिगड़ ही जाती हैं। बहुत लोगों से सुना है मैंने तुम्हारे बारे में कि हम तो भोला से इलाज करा लेंगे। अरे 2-4 पैसे बचाने के चक्कर में सही इलाज भी नहीं कराते हैं। अब तो यहाँ मैं आ गया हूँ अस्पताल में, सुविधा है। पहले तो कोई डॉक्टर था नहीं आसपास तो अलग बात थी। अब तुम्हारे पास कोई मरीज आए झाड़ फूंक करवाने तो यहाँ अस्पताल में भेज देना मेरे पास, सही इलाज तो हो जाएगा उसका। और हाँ, मेरा नाम दुष्यंत जनोटी है, डॉक्टर दुष्यंत जनोटी, कहकर दुष्यंत अपने बेटे बंटी को लेकर चला गया। बाबा, मुझे बंटी के पापा की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप तो हंसते हुए चुपचाप सब सुनते ही रहे, कुछ कहा क्यों नहीं बाबा? सोनू ने बड़ी मासूमियत से पूछा तो हंस दिया भोला। क्यों, सच ही तो बात है, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ की है, बस गोलू देवता की कृपा है। अच्छा चल, जल्दी घर चलते हैं, तेरी ईजा रास्ता देखती होगी। भोला आने वाले तूफान से बेखबर गांव की ओर चल दिया सोनू को साथ लिए। डॉक्टर दुष्यंत नेक आदमी नहीं था। उसे बागेश्वर जिला अस्पताल में आए कुछ ही दिन हुए थे और भोला की चमत्कारिक जड़ी बूटियों और उसके हाथ की शफा की उड़ती खबर उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। वो सरकारी दवाइयों को आउट ऑफ स्टॉक बताकर मरीजों से इलाज के बहाने ज्यादा पैसे ऐंठना चाहता था, पर गांव के लोगों के पास कहाँ इतने पैसे भला। सिटौली गांव के सभी लोग तो वैसे भी भोला के पास ही जाते थे, वो भी मुफ्त में इलाज करता था। पर अब और आसपास के गांव में भी भोला का नाम सब जानने लगे थे। डॉक्टर दुष्यंत के पास तो बस इमरजेंसी केसेस ही आते थे। उसका ठगी का धंधा चल नहीं पा रहा था भोला के होते हुए, तो उसने सोचा क्यों ना भोला को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उसे आए अब 5-6 महीने तो हो भी चुके थे, पर बस सरकारी तनख्वाह ही मिलती थी हर महीने। ऊपरी कमाई तो भोला के रहते संभव हो ही नहीं पा रही थी। जैसे गिरगिट होता है ना, जो रंग बदल सकता है छल करने के इरादे से, वैसे ही एक कुटिल योजना बनाकर एक दिन जब भोला सोनू को स्कूल लेने आया तो दुष्यंत वहां भोला से मिला। राम राम भोला, अच्छा हुआ यहाँ तुम मिल गए आज, मुझे कुछ काम है तुमसे। अरे डॉक्टर साहब, सोनू से कहलवा भर दिया होता आपने तो मैं हाजिर हो जाता। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? भोला बड़ा खुश होकर बोला। भोला, मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव के बाहर जंगल के दूसरी ओर पहाड़ी पर शीतला माता का मंदिर है,
और उस मंदिर के आसपास वाले तालाब में दुर्लभ सफेद कमल खिलते हैं। उन फूलों से बहुत तरह की दवाइयाँ बन सकती हैं जो बहुत से ज़रूरतमंद मरीजों के काम आएंगी। अब तुमसे ज़्यादा भला जड़ी बूटी की पहचान और किसे होगी? कोई दूसरा आदमी तो वहाँ जंगल में जाने से ही डरता है, पर तुम्हें तो जंगल का चप्पा चप्पा पता है, तो हम अंधेरा गहराने से पहले ही जल्दी आ जाएंगे। बोलो, चलोगे तुम मेरे साथ? डॉक्टर दुष्यंत ने पूछा तो सीधे साधे भोला ने तुरंत हामी भर दी। किसी को ना कहना उसे आता ही कहाँ था। अगले दिन तय हुआ कि सुबह जब भोला अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आएगा तो वहीं से दुष्यंत और भोला दुष्यंत की मोटरसाइकिल पर साथ जाएंगे, जहां तक मोटरसाइकिल जा सकती है, ताकि जल्दी वापस लौट सकें। भोला तो इस बात से बेखबर था कि दुष्यंत ने योजना भी बना ली है कि वो छिपाकर एक जहर का इंजेक्शन लेकर जाएगा और घने जंगल में अंदर जाते ही मौका पाकर भोला को धोखे से लगा देगा। वहां कौन देखने आएगा उसे? तड़प कर दम तोड़ देगा और कोई जंगली जानवर खा जाएगा तो उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। खैर, अगले दिन सुबह तय होते ही योजना अनुसार भोला ने सोनू को स्कूल छोड़ा और फिर दोनों दुष्यंत की मोटरसाइकिल पर जंगल की ओर चल दिए। जंगल की कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़क पर मोटरसाइकिल कुछ दूर तक गई, फिर आगे रास्ता संकरा था, टूटा फूटा, पगडंडी नुमा। जंगल में चारों ओर आसमान छूते पेड़ ही पेड़। चीड़ और देवदार के पेड़ों से भरा जंगल डरावना भी लग रहा था। अब अंदर धूप आनी कम हो गई थी। गगनचुंबी पेड़ों ने धूप को आसमान तक ही रोक लिया था। दुष्यंत को डर का आभास हुआ सहसा। सोचा कि लौट जाए, कहीं अपनी ही जान जोखिम में न डाल बैठे वो। पर लालच और ईर्ष्या के आगे अब उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कैसे भी करके बस भोला से पीछा छुड़ाना था। जंगल में अंदर हवा भी तेज थी, साए साए करती हवा, और हवा में झूलते पेड़ मानो भोला को आगाह करना चाह रहे थे आने वाले खतरे से। पर भोला, उसे दुनियादारी के ये रंग कहाँ पता थे, और वैसे भी जंगल तो उसका दूसरा घर था, उसे जंगल से कैसा डर। वो तो मस्त बढ़ा चला जा रहा था, कुछ गुनगुनाता हुआ। बेड़ुपाको बारो मासा, बेड़ुपाको बारो मासा, हो नरण कफल पाको चैता मेरी छैला। दुष्यंत बहुत ही कुटिल और चालाक। दूसरी तरफ वो जाते जाते रास्ते में कुछ निशान भी पेड़ों पर लगाता जा रहा था कि उसे वापसी में लौटते वक्त अकेले लौटना है तो उसे रास्ता भटकाएगा नहीं। डॉक्टर साहब, ये लो, कुछ काफल खा लो, चलते चलते भूख लगाई होगी, कहकर भोला ने अपने झोले में से निकालकर मुट्ठी भर काफल दुष्यंत की ओर बढ़ा दिए। दोनों ने कुछ देर एक टीले पर बैठकर काफल खाए तो थोड़ी जान आई। चलते चलते अब दुष्यंत भी हांफने लगा था। भोला, अभी और कितनी दूर होगा मंदिर? कितनी अंदर तक आ गए होंगे हम? दुष्यंत ने अंदाज लगाना चाहा कि हम कितने अंदर तक आ गए होंगे जंगल के। बस थोड़ी दूर और। वो देख रहे हो डॉक्टर साहब, वो टीला? बस वहीं तक जाना है, वहीं है माता शीतला का मंदिर। भोला ने एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। तो अब दुष्यंत निश्चिंत हो गया कि हम जंगल में काफी अंदर तक आ गए हैं। यहाँ तो अब कोई देखने वाला भी नहीं है दूर दूर तक। यही अच्छा मौका है अब भोला को रास्ते से हटाने का। सोचकर उसने अपने बैग में छिपाया हुआ इंजेक्शन निकाल लिया। भोला, उधर पीले फूलों की बेल देखो, पहचानते हो क्या तुम उसे? मैंने किसी किताब में पढ़ा है उसके बारे में शायद, कि गहरी अंदरूनी चोटों के इलाज में इस्तेमाल होता है इसका। डॉक्टर दुष्यंत ने भोला का ध्यान भटकाने के इरादे से कहा, ताकि वो मौका देखकर उसे वो इंजेक्शन लगा दे, जहर वाला। डॉक्टर साहब,
यहाँ का तो पत्ता पत्ता जड़ी बूटी है, जितना जानो कम ही। कहते कहते सूखे पत्तों की तेज सरसराहट और लकड़ियों के चटकने की आवाज सुनकर भोला पलटा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? भोला इधर उधर आवाजें लगाता रहा। बहुत ढूंढा उसने दुष्यंत को, पर वो कहीं नहीं दिखा, मानो एकदम गायब ही हो गया। बस उसका बैग वहीं पड़ा था। बहुत देर तक दुष्यंत को ढूंढने के बाद मायूस होकर भोला अकेले ही गांव वापस लौट आया। गांव वालों में चर्चा का विषय बन गया कि क्या हुआ होगा डॉक्टर दुष्यंत के साथ जंगल में। कुछ लोग कहते हैं कि बाघ उठाकर ले गया होगा, तो कुछ कहते हैं कि भटक गया होगा जंगल के अंधेरों में। वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ होगा दुष्यंत के साथ? पर आज के लिए बस ये कहानी यहीं तक।